हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैग्नीफाइंग ब्रेन्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके साथ ही स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई करने में हेल्प हो जाए। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। आज से हम इस चैनल पर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैनेजमेंट के अंदर आने वाली सारी थ्योरीज़ को हम पढ़ेंगे शॉर्ट वीडियोज़ में। और आपको इन थ्योरीज़ के रिटर्न नोट्स चाहिए तो मैं इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आपको मेरे वीडियोस इंग्लिश में अभी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको सेम वीडियोस इंग्लिश में भी अवेलेबल करवा सकूं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलोव टेलर, जो कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसीज को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया था। वो सबसे पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी जाने जाते हैं। 1878 में उन्होंने मिडवेल स्टील वर्क्स एज अ मशीन शॉप लेबर ज्वाइन किया था। मिडवेल कंपनी वही कंपनी है जहां पर काम करते समय उन्होंने कंपनी में हो रहे इनएफिशिएंट वर्क को ऑब्जर्व करके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। उनकी थ्योरीज को अपनाते हुए कई कंपनीज ने अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज किया और प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स पाए, जिसके चलते उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रूप में भी जाने जाने लगा। यहाँ पर उन्होंने एज ए लेबर ज्वाइन किया था, पर अपने काम में शानदार प्रदर्शन के चलते वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुँचे। तो इसी सारे एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी लिखा था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना ऐसा शब्द है जो कि अपने आप में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। साइंटिफिक मतलब क्या होता है? कुछ प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर किसी इवेंट के पीछे हो रहे कारणों को फाइंड आउट करना, उसके फाइंड आउट करके लॉजिकल सॉल्यूशंस देना, यानी कि प्रॉब्लम को डायग्नोस करके किसी चीज़ के तह तक पहुंचना। ये होता है साइंटिफिक का मतलब। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है किसी काम को सही स्ट्रैटेजीज़ के साथ पूरा करना। वो स्ट्रैटेजीज़ या नीतियाँ जिसे यूज़ करके पर्सनल, इकोनॉमिक, सोशल गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव किया जा सके। टेलर का यही मानना था कि फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स और ओनर्स या टॉप मैनेजर्स के एक्चुअल इंटरेस्ट सेम होते हैं, यानी कि वर्कर्स का भी यही इंटरेस्ट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और ओनर्स का भी यही इंटरेस्ट होता है। तो टेलर का ये कहना था कि ओनर्स की संपत्ति वर्कर की प्रॉस्पेरिटी के बिना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती, यानी कि यदि किसी कंपनी के वर्कर्स को प्रॉस्पेरिटी नहीं है या उसको अच्छी समृद्धि नहीं मिल रही है तो उसके ओनर्स की संपत्ति भी ज़्यादा समय तक टिकी नहीं रह सकती। इसीलिए लेबर को वो सब मिलना चाहिए जो वो चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? हाई वेजेस, यानी कि उनको उनके किए हुए काम का सही पैसा या सही सैलरी मिले। ठीक है, ये आज हम सारी कंपनीज में देखते हैं कि हर कोई अब को अच्छी सैलरी चाहता है। जिनको अच्छी सैलरी मिल रही है वो ज़्यादा समय तक कंपनी में टिके रहते हैं और उतनी ही ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। और ओनर्स को भी अपनी लेबर कॉस्ट कम करने के लिए सही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए, जिसके कारण दोनों ही पक्षों को प्रॉफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली वर्क होता रहेगा, अच्छी वर्किंग कंडीशन बनी रहेगी। टेलर ने ऐसे वर्क स्टैंडर्ड्स फाइंड आउट किए जिससे वर्कर्स की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को प्रोडक्टिवली जज किया जा सके और उसके हिसाब से उनको सही वेतन दिया जा सके। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोर मतलब यही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है डेफिनेट प्लानिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर काम एक डेफिनेट प्लानिंग के साथ किया जा सकता है। पहले से ही कुछ चीज़ें निर्धारित की जाती है, स्ट्रैटेजीज निर्धारित कर ली जाती है, जिसके चलते काम को स्मूथली परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ऑब्वियसली डेफिनेट प्लानिंग के दौरान हमने रूल्स बनाए, कुछ स्ट्रेटजीज बनाए जिसको फॉलो करते हुए
काम को कंप्लीट किया जा सकता है। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर मेड आफ्टर ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग फैक्ट्स इन रिलेशन टू वेरियस इवेंट्स, यानी कि कंपनी में पिछले क्या इवेंट्स हो चुके हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस है कंपनी की, उसको देखते हुए उसको ऑब्जर्व करके उसको एनालाइज करके कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं जिसके चलते ही काम को किया जाता है। स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन टू द ह्यूमन रिलेशंस बिकॉज नो इंस्टीट्यूट कैन गेट द सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन द अब्सेंस ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिसोर्सेज का आज की कंपनीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानती है, क्योंकि यदि किसी कंपनी में अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स आर द असेट्स ऑफ द कंपनी। आफ्टर ऑल किसी भी कंपनी को चलाने के पीछे ह्यूमन्स ही होते हैं, उनका दिमाग ही होता है, उनका नॉलेज ही होता है। तो इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि यदि किसी कंपनी में ह्यूमन रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो अपने आप वो कंपनी फॉल करेगी, उस कंपनी में कभी भी सक्सेस नहीं होगी। अगला है अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रॉ मटेरियल्स फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर बेटरली ऑप्टिमाइज्ड in a planned manner. Both the parties start aiming for more and more better production targets rather than merely chasing high profits. सिंपल सी वही बात है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए कंपनीज अपने रॉ मटेरियल, फिजिकल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ऑप्टिमली प्लान्ड मैनर से यूज़ करती है, ठीक है, जिसमें दोनों ही पार्टी को प्रॉफिट होता है। बोथ द पार्टीज हैव स्टार्टेड एमिंग फॉर मोर एंड मोर बेटर प्रोडक्शन, जिसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से प्रोडक्शन को किया जा सकता है। वर्कर्स आर गिवन वर्क एज पर देयर मेरिट एंड मोटिवेशनल वेटेज। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी वर्कर को कोई भी काम पकड़ा दिया जाए। जिस वर्कर को जिस काम में इंटरेस्ट होता है आप वही काम करना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप किसी जॉब ढूंढने जाओगे किसी कंपनी में तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही काम करोगे। मान लो आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली, आपने मान लो एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब ज्वाइन करी, लेकिन आपको जॉब पे लगते से ही आपको कंटेंट राइटिंग का काम दे दिया या आपको कुछ और काम दे दिया या आपको ह्यूमन रिसोर्स का काम दे दिया, तो आपको मज़ा नहीं आएगा वो काम करने। आप मन लगा के वो काम नहीं करोगे। अगर आप मन लगा के वो काम नहीं करोगे तो आप उस काम में ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यही साइंटिफिक मैनेजमेंट की यही विशेषताएं हैं कि हर काम को साइंटिफिकली प्लान्ड करके ही उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज़ जिसका मतलब है वर्क को डिवाइड करना। आज के डेट में हम देखते हैं कि कई सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट का उनका स्पेसिफिक टास्क होता है। उस डिपार्टमेंट के लोग दूसरा काम नहीं करते, उसी डिपार्टमेंट का काम करते हैं। तो इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। द सेम वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड असाइन्ड टू डिफरेंट लेबर ग्रुप्स सो दैट द प्रोडक्शन टेक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल एंड ऑस्टेरिटी इज मेंटेन। डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के कारण प्रोडक्शन को स्मूथली मेंटेन किया जाता है और लोगों का भी इंटरेस्ट, उसमें काम कर रहे लोगों का इंटरेस्ट भी मेंटेन किया जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कुछ वर्क स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर दिए जाते हैं कि उन्हीं मापदंडों के अनुसार ही काम करना होगा, जिसके कारण भी वर्क हिंडर नहीं होता है। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड पैरामाउंट रेदर देन सोशल इंटरेस्ट, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जॉब करने गए हैं तो आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी सैलरी क्या होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते ही आपको जॉब अलॉट की जाती है। In scientific management, attempts are made to create a spirit of cooperation in place of conflict between capital and labor. Scientific management में ये कोशिश की जाती है कि कैपिटल्स यानी कि टॉप मैनेजमेंट और लेबर्स में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोऑपरेशन की स्थिति बनी रहे, जिसके कारण वर्किंग कंडीशन स्मूथली चलती रहेगी तो कंपनी का प्रोडक्शन हिंडर नहीं होगा। ठीक है। द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द इंस्टीट्यूट्स आर डिटरमाइंड। किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हर एम्प्लॉयज़ के हितों का और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि किसी की भी कि हक को छीन के या उसको लेके किसी और को दे दिया गया है, ऐसा काम साइंटिफिक मैनेजमेंट में नहीं होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का सीधा काम यही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम अगर स्मूथली चलता रहे, हर वर्कर को या टॉप मैनेजर को उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको पैसा भी मिले, उनको काम भी मिले, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी एक हैप्पी स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण प्रोडक्शन में
कमी नहीं आती है और अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छे कल्चर, वर्क कल्चर के कारण कंपनी अच्छी ग्रो करती है। ये अगर आपने सुना होगा आजकल ये वर्किंग कल्चर का काफ़ी चल रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन करना चाहती है, अपने एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन देती रहती हैं और एचआर एक्टिविटीज़ होती है जिसके कारण उनके एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहते हैं, स्ट्रेस लेवल कम होता है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, अब चलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, जिसके कारण एफ.डब्ल्यू. टेलर की ये थ्योरी इतनी ज़्यादा फेमस हुई है। कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, जैसे कि सिस्टमेटिक टास्क प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, फंक्शनल फोरमैनशिप, पीस रेट सिस्टम एंड हार्मोनी। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, जो ये कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से एम्प्लॉय से क्या काम करवाना चाहिए, एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय से कितना काम एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को वर्क प्रोवाइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए जिससे काम एक सही प्रोसेस में किया जा सके और उसको सही टाइम पर कंप्लीट किया जा सके। इसी थ्योरी को और एक्सटेंड करते हुए, इसी प्रिंसिपल को और एक्सटेंड करते हुए टेलर ने 3 स्टडीज़ की थी, जो कि थी टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी। टाइम स्टडी में उन्होंने कहा था द टाइम इज टेकन टू कंप्लीट अ टास्क एंड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड टाइम स्टडी। कौन सा काम को टाइम कितने टाइम में किया जा रहा है, उस टाइम को रिकॉर्ड रखने की स्टडी को टाइम स्टडी कहा गया। इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल वर्क, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग टाइम एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज अ टाइम स्टडी। जैसे अगर आप जॉब करते होंगे तो आपके जब आप एंट्री करते होंगे तो आप एक थंब से इम्प्रेशन लगाते होंगे एंट्री मशीन में, अटेंडेंस मशीन में, तो उसमें ये कैलकुलेट हो जाता है कि आपने अपने ऑफिस में कितना टाइम बिताया या आपने कितना टाइम तक आपने काम किया। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर ही आता है, जिसे टाइम स्टडी का नाम दिया गया था। नेक्स्ट स्टडी की थी उन्होंने मोशन स्टडी। द हायर द स्पीड इन एनी लेबर बॉडी व्हेन एनी एक्शन विल टेक मच मोर टाइम टू डू इट। उनका ऐसा मानना था कि यदि कोई लेबर जितनी ज़्यादा स्पीड से काम करेगा उसको काम करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑल्सो द वर्कर विल एक्सपीरियंस मोर फैटिग, क्योंकि वो सारी एनर्जी लगा के काम करेगा तो ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी फैटिग होगा और वो काम उतने ही धीरे होगा। उनका कहना था कि कोई भी काम आराम से किया जाना चाहिए, कि हर लेबर की, हर एम्प्लॉय की अपनी एफिशिएंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए। फैटिगनेस नहीं होना चाहिए। यदि वर्क में फैटिगनेस होगी तो उस काम में प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और वो काम समय पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। वही फैटिग यानी कि थकान महसूस करना। फैटिग इज एक्सपीरियंस्ड बाय द एम्फेसिस ऑन अ मसल इज इन डूइंग वर्क। टेलर स्टडीड एंड try to find out by which method it is possible to minimize the fatigueness of the labor and maximize the production। उनका इसका फैटिग स्टडी में उन्होंने ये स्टडी किया था कि किस तरीके से एम्प्लॉय की फैटिगनेस यानी थकान को कम किया जा सके। आज के टाइम में देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डेस्क जॉब होती है। डेस्क जॉब होने के कारण उनके मसल्स में स्ट्रेन आता है, उनकी नेक मसल्स में स्ट्रेन आता है, उनकी बैक मसल्स में स्ट्रेन आता है, उनकी कमर दुखने लगती है, हम देखते हैं। तो ये उन्होंने ये स्टडी की थी कि इन सभी फैटिगनेस को कैसे कम किया जा सके। द साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेसिस दैट द वर्क लोड ऑन द लेबर शुड बी सच दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस फैटिग। ऑब्वियसली बात है, यदि एम्प्लॉय है अगर वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो ऑब्वियसली वो अपने काम पर इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा। जितना लेबर स्वस्थ रहेगी, जितना वो फ्री माइंडेड रहेगी, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ऑब्वियसली बात है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट आज के टाइम में कई ऑर्गेनाइजेशन का आपको इम्प्लीमेंट होते हुए दिख जाएगा। अगला प्रिंसिपल है स्टैंडर्डाइजेशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बर्गर बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है या बर्गर किंग है। ये जब अब फ्रेंचाइजी देती हैं किसी को तो ये एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं
जो भी फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस देती है कि इसी तरीके से बर्गर बनेगा, किसी और रेसिपी को यूज़ करके बर्गर नहीं बनेगा। यानी कि इन कंपनीज ने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अगर कोई इनकी कंपनी का इनके आउटलेट से बर्गर खाएगा तो वो ऐसे ही बनेगा। इसी तरह जैसे हम मैकडोनल्ड्स का बर्गर कहीं दुनिया में कहीं से भी खा लोगे तो उसका सेम टेस्ट ही आएगा। इसी तरीके से कोको कोला कंपनी ने भी यही कुछ स्टैंडर्ड्स किए। उन्होंने अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए हर कंट्री में सेम थीम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी मार्केटिंग करना स्टार्ट करी, ताकि उनका एक ब्रांड रिकॉग्निशन बना रहा। कोई जैसे ही उसके प्रोडक्ट को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये कोको कोला का प्रोडक्ट है। तो यानी इन लोगों ने अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेट स्टैंडर्ड्स इन एडवांस टू डिसाइड वर्क प्रोसीजर्स, वर्किंग कंडीशंस, क्वालिटी पैरामीटर एंड टाइम शेड्यूल। इसी तरीके से बिजनेसेस में भी क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके। ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं जिसमें कि वर्क प्रोसीजर्स पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन सा काम किस तरीके से कंप्लीट होगा, किस कंडीशन में कंप्लीट होगा। यदि वो कोई प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, यदि क्या कोई प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, उस क्वालिटी को मापने का पैरामीटर्स क्या होंगे, कौन सा काम किस टाइम शेड्यूल में कंप्लीट होगा, ये सब पहले से ही डिसाइड होता है। या इनका एक स्टैंडर्ड होता है या एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करके ही वो काम को अचीव किया जा सकता है। ऐसा करने के कारण ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता एम्प्लॉयज़ का, ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होता कि इस काम को कैसे किया जा सके, क्या करना है, किस समय में कंप्लीट करना है। ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होने के कारण उस काम में इतनी एनर्जी बच जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन होने के कारण प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्शन मेथड इंक्रीज हो जाती है। यदि आपको अपने प्रोडक्शन में और वेराइटीज़ इंप्रूव करनी है तो उतना टाइम भी मिल जाता है कि आप अपने प्रोडक्शन की वेराइटीज़ को इंप्रूव कर सकते हैं। वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ना। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। इसमें भी वही है कि अगर आप अपने कंपनी में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या वर्कर कर रहे हैं तो वो भी साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। यानी कि ऐसे पर्सन को ढूंढो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग हो, राइट पर्सन हो, राइट जॉब हो और उसकी कैपेबिलिटीज़ आपके नेचर ऑफ जॉब से मैच करती हो। Lack of scientific selection affects the efficiency of worker and their morale। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट में सिलेक्शन ऑफ वर्कर साइंटिफिक नहीं होगा तो उसके कारण वर्कर की इफ़िशियंसी भी अफेक्ट होगी और उनका मोटिवेशन भी कम होगा। यानी कि उनको लगेगा कि यार वो काम वो कर ही नहीं पा रहे, मोटिवेट ही नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी अपने आप ही कम होगी। एवरी लेबरर शुड बी गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एफिशिएंसी एंड एबिलिटी। ऑफकोर्स ये बात है, यदि आप किसी लेबर को या किसी एम्प्लॉय को उसकी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम दोगे तो उसका ऑफिस मोटिवेशन कम होगा, उसको लगेगा कि यार वो काम कर ही नहीं सकता, वो डिप्रेस होगा, तो अपने आप उसकी एफिशिएंसी कम होगी जिसके कारण वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। Person should be selected according to the work and working condition to the person. After selection of skilled workers, there should also be giving training. In modern time, it has become very necessary to train employees as the importance of labor division and specialization increases। आज के समय में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। वो क्यों करती है? ताकि टाइम टू टाइम उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किल्स सीखते रहें। वो स्किल्स सीखेंगे तो उनकी वर्किंग कंडीशंस या वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। और ये इसलिए भी दिया जाता है कि आजकल लेबर डिवीज़न की मेथड यूज़ की जाती है, यानी कि उनके हर टास्क, हर जॉब के लिए स्पेसिफिक एम्प्लॉय होता है और हर कोई अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता है। इसके कारण भी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके कारण वो काम बहुत स्मूथली कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैनशिप एक अमेरिकन वर्ड है जिसका मतलब होता है सुपरविजरी या फिर मैनेजर या सुपरवाइज़र को अमेरिकन लैंग्वेज में फोरमैनशिप कहते हैं या फोरमैन कहते हैं।
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर विद इन अ फैक्ट्री, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइजर होना चाहिए, मल्टीपल बॉसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी डिपार्टमेंट के बहुत सारे बॉसेस होंगे तो एम्प्लॉयज़ जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी सुने किसकी नहीं सुने, है ना। तो इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट को एक सुपरवाइज़र अलॉट होना चाहिए। दीज सुपरवाइजर्स आर फंक्शनल स्पेशलिस्ट हु प्लान एंड प्रोवाइड रिलेवेंट एडवाइस टू द वर्कर। हर सुपरवाइज़र अपने अपने काम में स्पेशलाइज होना चाहिए और अपने इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए जो कि वो प्लान कर सके कि वर्कर को क्या काम करना चाहिए, और यदि वर्कर कुछ काम को करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो उसको एक रिलेवेंट एडवाइस प्रोवाइड कर सके कि वो काम को कैसे कंप्लीट करे। दिस हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट प्लानिंग फ्रॉम डूइंग फंक्शन। ठीक है, ये ऐसा करने के कारण हर एक जॉब को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंप्लीट किया जा सकेगा। टेलर रिकॉग्नाइज फंक्शनल फोरमैनशिप अंडर द साइंटिफिक मैथड। Under the functional foremanship, the management and the function of the employees are divided according to the method. Thus, the organization is based on the principle of division of labor and specialization. Each person is assigned the same task in which he is an expert. सिंपल सी बात है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर के कारण एक ही एम्प्लॉय के ऊपर बहुत सारा काम नहीं आएगा, उसको अलग अलग तरीके के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है ना, जैसे आप अपने एग्जाम्पल को देख लीजिए, मान लीजिए आप किसी एक काम में बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए आप खाना बनाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको बोल दिया कि आपको खाना भी बनाना है लेकिन आपको अपने घर की लाइटें भी सुधारनी है, जो कि आपको आता ही नहीं है करना। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, आप ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी लाइटें सुधारने में लगाएंगे जो कि आपको आता ही नहीं। आपका स्पेशलाइजेशन तो खाना बनाने में है, आपको तो इलेक्ट्रिसिटी को सुधारना आता ही नहीं है ना। तो आप ऐसे पर्सन को असाइन करोगे उसके लिए जो उस काम को इफ़िशेंटली कर पाएगा। इसी तरह सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया जाता है। हर जॉब के लिए ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं जो उस काम में स्पेशलाइज होते हैं। यही है फंक्शनल फोरमैनशिप। अगला है डिफरेंशियल प्रीस्टेड सिस्टम, यानी कि हर वर्कर को उसके काम के अकॉर्डिंग वेज मिलना चाहिए, यानी उसकी सैलरी मिलना चाहिए। जितना ज़्यादा वो काम कर रहा है उतना ही ज़्यादा उसकी वेज या उसका सैलरी होना चाहिए। यदि वो काम को एक्स्ट्रा कर रहा है तो उसको मोटिवेशनल वेज मिलना चाहिए, है ना। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि इंसेंटिव सिस्टम बहुत सारी कंपनीज फॉलो कर रही है। यदि कोई वर्कर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है या उसने कुछ एक्स्ट्रा गोल्स अचीव कर रहे हैं या उसने अपना टारगेट्स को अचीव करा है तो उसको एक पर्टिकुलर इंसेंटिव मिलता है। उसको सैलरी के अपार्ट भी, उसको सैलरी के अलावा भी उसको कुछ इंसेंटिव मिलता है जिसके कारण वो मोटिवेट होता है और ज़्यादा काम करने के लिए। तो यही है कि मोटिवेशनल वेजेस मीन्स that the worker who completed the assigned work in a stipulated time are paid higher rate of wages, and those who do not do the work assigned in the stipulated time यानी कि जो निर्धारित समय जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि आप जब जॉब लेने जाते हो तो आपको ये बोला जाता है कि आपको 10 से 7 के बीच में काम करना है। यदि आपने उस काम को उतने टाइम में पूरा करा या आप उतना टाइम आपने ऑफिस में दिया तो आपको एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय माना जाएगा, और आपको यदि कोई इतना काम कर रहा है तो उसको अच्छा पेमेंट देना चाहिए, और यदि कोई एम्प्लॉय इतने समय नहीं दे पा रहा है तो उसको उसकी कम वेज होना चाहिए, ऐसा टेलर ने कहा था। तो हायर सैलरी इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। उनका ऐसा मानना था कि जितनी ज़्यादा सैलरी होगी एम्प्लॉय की उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वो मोटिवेट होगा और ज़्यादा काम करने का। जैसे कि मान लीजिए, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, अपने घर में कोई काम किया, ठीक है, आपकी तारीफ़ कर दी गई कि अरे वाह इसने तो आज बहुत अच्छा काम किया, तो आपको मोटिवेशन मिलता है ना कि नहीं यार मुझे और काम करना है, तो आप वो काम और ही अच्छे तरीके से करते हो। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए तो आप चाहोगे कि अगली बार और अच्छे नंबर आए, तो आप उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करते हो। तो यही डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का भी यही कॉन्सेप्ट है। वेज इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू मोटिवेट वर्कर्स। वेजेस वुड डिपेंड ऑन द पीस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। वही इंसेंटिव वाला सिस्टम कि जितना ज़्यादा काम करेगा व्यक्ति, यानी कि वर्कर को मोटिवेट करने के लिए वेज इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो और ज़्यादा काम कर सकें। ठीक, नेक्स्ट है और लास्ट है हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड।
Employees and employers need to work in a mutual cooperation with each other for the well-being of the organization as a whole. Obviously एक बात है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल कोऑपरेशन का माहौल होना चाहिए. यदि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम जो होगा वो हिंडर होगा, वो उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे. ठीक है. इट बिकम्स पॉसिबल बाय ओनली बाय शेयरिंग अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद द वर्कर्स. यदि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसका सरप्लस वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए. एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना चाहिए. वर्क को इफ़ेक्टिवली डिवाइड करना चाहिए. टीम में स्पिरिट क्रिएट करना चाहिए. उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, डिसिप्लिन क्रिएट करवाना चाहिए, सिंसियरिटी क्रिएट करवाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है कि मोस्ट ऑफ द जापानीज़ कंपनी में क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो किया जाता है मैनेजमेंट प्रैक्टिस में. ठीक है. ताकि उनके वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक ओपननेस हो सके. मतलब कोई उनकी भी यानी कि एक लोअर लेवल का वर्कर हायर मैनेजमेंट तक के व्यक्ति से आसानी से बात कर सके, उनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो. Usually workers don't do on the strike, but if at all they do so, they just wear a black badge. वहाँ पे क्या होता है कि यदि वर्कर्स किसी काम से खुश नहीं होते हैं तो वो सीधे स्ट्राइक पे नहीं जाते. वो क्या करते हैं, एक ब्लैक बेज वियर करने लगते हैं, पहनने लगते हैं, जिसके कारण वो मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं कि हम आपके डिसीजन से सहमत नहीं हैं. अपनी असहमति जताने के लिए वो काम बंद नहीं करते, बस एक ब्लैक बेज पहन लेंगे या एक ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो अपनी गुस्से को व्यक्त कर सकें. तोड़ा फोड़ी से इंडिया में कैसा होता है, तोड़ा फोड़ी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा नहीं करते. शांतिपूर्वक अपने विरोध को दर्ज करते हैं. तो यही है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड. तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पे ख़त्म होते हैं. आई होप आप लोगों को ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आया होगा. तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. यदि मैंने कहीं पे गलत किया है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए. आपको यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली थ्योरी पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए बाय बाय, और कीप स्टडिंग एंड कीप मोटिवेटिंग एवरीवन. बाय बाय.